Hello student, welcome to online classes. Today we will continue your chapter number 6 of history, town, trader and craft person. इसकी पिछली वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। इसमें हमने पढ़ा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर किस टाइप के होते थे पुराने टाइम में, कहाँ कहाँ बनाए गए। फिर टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर बनाए एम्परर्स ने। उसके बाद हमने इसमें एक ब्रॉन्ज बेल मेटल को किस तरह से बनाया गया ये पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन के बारे में पढ़ा कि स्मॉल टाउन का नेटवर्क कैसे चलाया जाता है। फिर उसकी मार्केटिंग के बारे में पढ़ा कि मार्केट कैसे कैसे टैक्स ऑन मार्केट से जो जमींदार थे वो किस तरह से टैक्स कलेक्टेड करते थे। ट्रेडर बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े व्यापारी के बारे में हमने पढ़ा। आज फिर हमने क्राफ्ट्स ऑन टाउन, टाउन में जो क्राफ्ट्स की जाती है उनके शिल्पकारी की जाती है टाउन्स में, उसको देखा कि किस तरह हुआ है, उसको अपना ऑक्यूपेशन बनाते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ए क्लोजर लुक हम्पी, मछलीपट्टनम एंड सूरत। नज़दीकी एक नज़र में देखेंगे हम द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम्पी की वास्तुकला और सौंदर्य। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire founded in 1336। हम्पी नगर क्या है? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच एक घाटी स्थित है। यह नगर 1336 में एस्टेब्लिश फॉर्म किया गया है। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। द मैग्निफिकेंट ruins at Hampi reveal a well fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the techniques followed was to web them together by interlocking। हम्पी के शानदार खंडरों से, जो हम्पी के खंडर है, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है, यह एक हम्पी का खंडर दिखाया गया है। उससे पता चलता है कि उस शहर की किलाबंदी उच्च कोटि की थी। वहाँ पे जो किले बनाए गए थे वह ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बनाए गए थे और किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मतलब सीमेंट मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। यह शिलाखंडों का आपस में ही फंसाकर मतलब एक दूसरे के साथ जोड़कर ऐसे ही इनकी जो उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ए फोर्टिफाइड सिटी। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिसेंटिव। हम्पी की वास्तुकला एक विशिष्ट प्रकार की थी। The buildings in the royal complex had splendid arcs, domes and pillared halls with niches for holding sculptures। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले जो हम्पी का नगर है, वहाँ जो क्या बनाए जाते, पिलर वाले कई विशाल बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए अलग अलग जो अलमारी टाइप की वहाँ पे बनाई जाती थी। दे आल्सो हैड वेल प्लांट ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर्स मोटिव्स सच एज द लॉट्स एंड कॉर्बेल्स। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तिकला के वहाँ पे नमूने देखने को मिलते हैं। हम्पी बस्टर्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। हम्पी क्या है? मुस्लिम मर्चेंट्स, चैतीस एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द Portuguese thronged the markets of
हम्पी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कमर्शियल और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदा और व्यापारी आते थे। चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट यहाँ पर जमघट लगा रहता था। बहुत सारे लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी and Devdasi's temple dancers performed before the deity, royalty and masses in the many pillared halls in the Virupaksha, a form of Shiva temple. The Mahanavami festival, known today as Navratri, in the south was one of the most important festivals celebrated at हम्पी। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र, टेम्पल जो उस टाइम उनके हम्पी के सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा प्रजाजनों के समक्ष क्या है वह डांस करती थी। और महान नवमी पर्व जो आज दक्षिण में क्या माना जाता है, नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, वह उनका अत्यंत इम्पोर्टेंट उनका फेस्टिवल वह सेलिब्रेट करते थे। Archaeologists have found the Mahanami platform where the kings received guests and accept tribute from subordinate chief। पुरातत्ववादियों ने उस महानवी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने गेस्ट को अतिथियों का क्या है स्वागत करता था और उन्हें अधीनस्थ व्यक्तियों में नजराने उपहार उनसे लिया करता था। From here he also watched dance and music performance as well was wrestling boards। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा रेसलिंग के कार्यक्रम को देखा करते थे। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccan Sultanate। The rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and बिदार। 1565 के दशक में क्या हुआ, 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की क्या है वह हार गया। और पराजय के बाद हम्पी का क्या हो गया, उसमें विनाश। जैसे विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ, हम्पी का भी विनाश हो गया। अब है एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। मतलब सूरत क्या है, पश्चिम का प्रवेश द्वार है। गेटवे ऑफ वेस्ट का सूरत है। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेडर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद कैम्बे, प्रेजेंट डे कम्बाद एंड समवट लेटर Ahmedabad। Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Urjum। Surat has also been called the Gate of Makkah because many pilgrim ships set sail from here। सूरत मुगल काल में कैवे, आज में जो खंबात के नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट टाइम में कैवे जो था मुगल शासन काल में उसको कैवे और प्रेजेंट टाइम में कैवे को क्या है खंबात के नाम से जाना जाता है। कुछ समय के बाद अहमदाबाद, और अब ये अहमदाबाद के साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र था सूरत। और सूरत हॉर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। मतलब एशिया की और जो कंट्री थी वह सूरत उनका मुख्य द्वार था, जिससे वह यहाँ पर अपना व्यापार कर सकते थे। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। और मतलब मक्का को जाने के लिए सबसे पहला द्वार, प्रस्थान द्वार की यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा मक्का के लिए, वो भी सूरत था।
क्योंकि बहुत सारे हज यात्री जहाज़ से यही जो हज की यात्रा करने के लिए जाते थे मुस्लिम लोग, वह यहीं से होकर जहाज़ में जाते थे। द सिटी वॉज cosmopolitan and people of all castes and creed lived there। और सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग यहाँ पर रहते थे। इन द 17th century द Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at सूरत। और 17th सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल्स, Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन में 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है। अंग्रेज के एक इतिहासकार ने स्टोरी कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज, किसी भी देश के अलग अलग देश के जो 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। इतना जो ये व्यापार के लिए फेमस नगर था हमारा हम्पी का सूरत। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती, मतलब टेक्सटाइल होलसेल और रिटेल में बेचती थी। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर जरी एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजार उपलब्ध थे। मतलब यह यहाँ से जरी होकर वहाँ ले जाए जाते थे और वहाँ पर इनको बहुत अच्छी कीमतों में बेचा जाता था। The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. There were magnificent buildings and innumerable pleasures park। The Kathiawar Seths or Mahajans, money changers and huge banking house at Surat। It is noteworthy that the Surat Hundis were honored in the form of markets of Cairo in Egypt, Bursa in Iraq and Antwerp in Belgium। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे सूरत में अलग अलग सभी के लिए। और वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में कठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी सहकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के एंट्वर्प के बाजारों में मान्यता इसकी प्राप्त थी। However, Surat began to decline toward the end of the 17th century। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन आधा पतन मतलब इसका पतन होना शुरू हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी factors, the loss of markets and productivity because of the decline of the Mughal emperor, control of the sea routes by the Portuguese and competition from Bombay, present-day Mumbai, where the English East India Company shifted its headquarters in
1668 टुडे सूरत इज बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर। और इसके पतन के कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मांग, इसमें क्या है, बाजारों की हानि हुई और प्रोडक्शन भी कम होने लगा। और जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या है, समुद्री सूरत के जो समुद्री मार्ग से उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। और बम्बई, वर्तमान में जो मुंबई है, में प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज भी सूरत एक महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स मछलीपट्टनम, मतलब जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए एक चुनौती था। ये हम नेक्स्ट वीडियो में